हेलो फ्रेंड्स, ये साइंस का प्रैक्टिस सेट 8 है और आज भी हम इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे और हर एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे जिनसे कि एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। और जिन्होंने भी फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि Na+ में प्रोटॉन की संख्या होती है। ऑप्शन दे रखा है 10, 11, 12, कोई नहीं या एक से अधिक। तो रहे हैं जो Na होते हैं वो किसके सैंपल होते हैं, सोडियम के सैंपल होते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात और, क्वेश्चन में क्या दे रखा है Na+, यानी Na पे प्लस चार्जेस है। ठीक है, अब प्लस चार्जेस का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। जब भी कोई एलिमेंट हो, ठीक है, उसमें अगर प्लस चार्जेस लगा रहे हैं तो समझिए वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, DONAT। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई चीज़ डोनेट करते हैं तो घटता है। क्या होता है, घटता है। जैसे आपके पास अगर 11 रुपया है, अगर आप 1 रुपया किसी को डोनेट करते हो तो आपके पास 10 रुपया हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा, किसी भी एलिमेंट में अगर प्लस लगा हो तो समझिए वो एक इलेक्ट्रॉन या जितने भी प्लस लगे हों उतने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। अगर यहाँ पे एक प्लस लगा है तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें कमी होगी। और अगर किसी एलिमेंट के ऊपर माइनस लगा रहे हैं तो ये समझ जाइएगा कि वो एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है। क्या कर रहा है, वो एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है। अगर कोई चीज़ रिसीव करते हैं, पाते हैं, तो वो चीज़ बढ़ती है। अगर मेरे पास 10 रुपया है, किसी से मुझे 1 रुपया मिल रहा है तो मेरे पास 11 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ तक समझ लिए। अब आगे चलते हैं। अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोई भी जो एलिमेंट्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं। पढ़े हैं ना हम लोग की पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जितने भी एटम्स हैं उनमें 3 तरह के मौलिक कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये 3 विशेष मौलिक कण हैं जिसमें कि जो कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इन 3 मौलिक कण में से जो एक मौलिक कण है जिसका कि नाम है प्रोटॉन, जो कि एक पॉजिटिव चार्जेस वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस वाले होते हैं और न्यूट्रॉन पे किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता है, इसीलिए न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। अब जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। स्थायी होने के बाद, स्थायी होने का मतलब वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, जितना रहता है उतना ही होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है वो चेंजेस हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या वो चेंजेस हो सकते हैं। और इसी परिवर्तनशील लक्षणों की वजह से हर एक एलिमेंट के आइसोटॉप्स, आइसोटोन होते हैं, यानी समस्थानिक और संभारिक पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे एक प्लस दे रखा है। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि जो किसी भी एलिमेंट का जो क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं, यानी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर होते हैं, वो होते हैं प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, यानी प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या। प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होती है, परमाणु संख्या। तो अगर हर एलिमेंट का आपको परमाणु संख्या याद है तो आप उनका प्रोटॉन नंबर उनका आपको पता होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रोटॉन जो होते हैं कितने होंगे, सोडियम की परमाणु संख्या कितने हैं, सोडियम की परमाणु संख्या होते हैं 11। ठीक है, सोडियम की परमाणु संख्या है 11। तो यानी क्या है प्रोटॉन नंबर, तो जितने भी एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही होते हैं प्रोटॉन। क्योंकि प्रोटॉन क्या है, अस्थायी है। तो चाहे उस पर आप प्लस लगा दीजिए, चाहे उसमें आप माइनस लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी वजह से इसका राइट आंसर था, क्योंकि पूछा गया था प्रोटॉन नंबर, तो इसीलिए प्लस दिया रहा है चाहे माइनस दिया रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन स्थायी होते हैं, यानी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो जितना भी परमाणु संख्या, मतलब जितनी परमाणु संख्या होंगे, यानी जितने परमाणु नंबर होंगे, जैसे सोडियम का परमाणु संख्या क्या है 11, तो इसीलिए राइट आंसर हो गया आपका इसका 11। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया, 11। अब जो है आगे बताते हैं इसी में से कि अगर अगर आप यहाँ पे यही सोडियम प्लस के जो लगा हुआ है, अगर यही पूछ लिया जाता इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, तो एक बात और जान लीजिए कि जो प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी जितने प्रोटॉन की संख्या होंगी उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 11। अब यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन अस्थायी होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्याग होने का लक्षण हो सकता है या ग्रहण करने का लक्षण हो सकता है।
तो प्लस लगा हुआ है, मैंने क्या किया, अगर प्लस लगा है तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 11 इलेक्ट्रॉन है ना, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया गया। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो बच गए 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 प्लस रहता तो यहाँ क्या लिखते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया, और यहाँ कितने बचते हैं, 9 बचते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन संख्या। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निस्तापन प्रक्रिया में अयस्कों को गर्म किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है गलनांक पर, गलनांक से अधिक ताप पर, गलनांक से कम ताप पर, कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गलनांक से कम ताप पर। अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। इसका डिस्कशन हम ये समझते हैं कि ये 9th क्लास के एनसीईआरटी में दे रखा है, जिससे हम लोग जानते हैं कि जो अयस्क होते हैं उनसे हमें धातु प्राप्त होता है। ठीक है, अब किस प्रकार के धातु प्राप्त होता है, धातु शुद्ध करने की एक विधि है। ठीक है, हमें शुद्ध धातु प्राप्त नहीं होता है, अयस्क भी धातु का ही रूप है मगर शुद्ध धातु नहीं होता है, उसमें बहुत तरह की मिलावट होती है। तो उसके लिए हमें कुछ प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है जिसके फलस्वरूप हमें शुद्ध धातु प्राप्त होता है, जिनमें से 3 प्रक्रिया हैं। एक तो विद्युत अपघटन प्रक्रिया, एक निस्तापन, एक भर्जन। ठीक है, ये 3 प्रक्रिया हैं जिनके जरिए हम अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी भर्जन ही है क्योंकि 3 ही टाइप के प्रक्रिया होते हैं, विद्युत अपघटन, निस्तापन और भंजन। अब देखिए किसका विद्युत अपघटन करना पड़ेगा, किसका निस्तापन करना पड़ेगा, किसका भंजन करना पड़ेगा, ये बात आप समझिए ध्यान से। जो धातुएं होते हैं, जितने भी धातु हैं, जो उच्च अभिक्रियाशील धातु हैं, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम, ये सभी उच्च क्रियाशील धातु हैं जो कि बहुत फास्टली किसी भी चीज़ से अभिक्रिया करते हैं। देखते हो ना, तभी सोडियम को पानी में डालते ही ब्लास्ट करता है, क्यों, क्योंकि ये सब उच्च अभिक्रियाशील धातु है। उसके बाद नीचे की कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि उससे मध्य अभिक्रियाशील होते हैं, एक होते हैं साफ नीचे जो कि सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं। तो जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होते हैं वो क्या करते हैं, उच्च अभिक्रियाशील धातु उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, यानी गलित धातु का विद्युत अपघटन करते हैं, और एक ही प्रोसेस यानी विद्युत अपघटन ही करके शुद्ध धातु को प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं मध्य अभिक्रियाशील धातु। ठीक है, कुछ कुछ धातुएं हैं जो मध्य अभिक्रियाशील धातुएं हैं, यानी वो उच्च अभिक्रियाशील से थोड़ा कम जल्दी अभिक्रिया करते हैं किसी से। तो वैसे धातु से पहले हम लोग कार्बोनेट अयस्क या तो प्राप्त करते हैं या तो सल्फाइड अयस्क प्राप्त करते हैं। ठीक है, कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क जब हमें प्राप्त हो जाता है फिर उनको एक मेन प्रोसेस करते हैं, ठीक है, जिनसे हमें शुद्ध धातु प्राप्त होता है। तो प्रोसेस क्या है, तो ये बात नोट कीजिएगा, जो कार्बोनेट अयस्क हैं उसमें निस्तापन प्रक्रिया होती है और जो सल्फाइड अयस्क हैं उसमें भर्जन प्रक्रिया होती है। तो इनसे ऑब्जेक्टिव बन सकता है निस्तापन किसका होता है, कार्बोनेट अयस्क का, सल्फाइड अयस्क का। तो आपको बताना है कि कार्बोनेट अयस्क का ही निस्तापन होता है, और जो सल्फाइड अयस्क है उसका भर्जन प्रक्रिया से शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं, और जो निम्न अभिक्रियाशील धातु है उसको भी हम लोग भर्जन प्रक्रिया द्वारा ही प्राप्त करते हैं शुद्ध धातु। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार की प्रक्रिया हैं, और किसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, उच्च अभिक्रियाशील धातु, जो कि 9th क्लास के एनसीईआरटी में क्लियर दे रखा है कि कितने धातु उच्च अभिक्रियाशील है, कितने धातु मध्य अभिक्रियाशील है, और कितने धातु निम्न अभिक्रियाशील है। उच्च धातु में इलेक्ट्रोलाइसिस विधि करते हैं, यानी विद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त कर लिया जाता है, और मध्य अभिक्रियाशील में 2 तरह के अयस्क प्राप्त होते हैं, एक सल्फाइड फॉर्मेट में, और क्योंकि जो उच्च अभिक्रियाशील होते हैं उसमें किसी भी तरह का फॉर्म में नहीं बदलना पड़ता, ना कार्बोनेट ना सल्फाइड, वो क्योंकि उच्च अभिक्रियाशील है तो उसका डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइज करके प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो मध्य और निम्न होते हैं इसको बदलना पड़ता है, चाहे आप कार्बोनेट अयस्क में बदलो चाहे आप सल्फेट अयस्क में बदलो, वो एलिमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे निम्न अभिक्रियाशील का भी सल्फाइड अयस्क में बदलते हैं, तो सल्फाइड का क्या होता है, यहाँ पे भी देखिए दे रखा है भर्जन, और इसीलिए यहाँ भी करते हैं भर्जन। कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन, सल्फाइड अयस्क का भर्जन। ठीक है, उसके बाद पता प्राप्त होता है शुद्ध धातु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सा सुपर ऑक्साइड है, KO2, RbO2, NO2, एक से अधिक या कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे छूट गया, या एक से अधिक ही मान के चलो, तो इसका ऑप्शन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक से अधिक। अब कैसे एक से अधिक होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन दे रखे थे, हमें कैसा पता चलेगा कौन कौन सा है, तो KO2 एंड RbO2 क्या होते हैं, ये सुपर ऑक्साइड होते हैं।
ठीक है। अब जो भी सुपर ऑक्साइड वाले प्रश्न होंगे उनमें सारे ऑप्शन होंगे ऑक्साइड वाले ही। इसमें भी ऑक्साइड है, इसमें भी ऑक्साइड है और इसमें भी ऑक्साइड है। बट सुपर ऑक्साइड में सिर्फ आते हैं KO2 RbO2 जो कि 11th क्लास के NCERT में क्लियर दे रखा है। और ये दो जो होते हैं ये सुपर ऑक्साइड होते हैं। ऐसे भी पता चल रहा है Rb, समझ रहे हैं आप, यहाँ पे Rb है और यहाँ पोटेशियम, एक उच्च अभिक्रियाशील है और एक जो होते हैं रेडियो एक्टिव वाले एलिमेंट के ये धातु हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव धातु के ये सदस्य हैं। तो इससे भी पता चल जाता है कि ये अगर लगा है तो ये सुपर ही होंगे। ठीक है, सुपर ऑक्साइड, ये हमने ट्रिक टाइप का बताया आपको। ठीक, तो ये दो ही होते हैं क्या, सुपर ऑक्साइड। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्त में नशीली पदार्थों का पृथक्करण होता है। ऑप्शन है क्रोमेटोग्राफी, अपकेंद्रीकरण, फिल्ट्रेशन, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि क्रोमेटोग्राफी। जो नशीली पदार्थ होती हैं उनका पृथक्करण कैसे होता है, या नशीली पदार्थ कोई नशा क्या है इनका पता कैसे करते हैं, तो वो क्रोमेटोग्राफी के द्वारा करते हैं। तो ये सभी जो ऑप्शन दे रखे हैं ये सभी ही पृथक्करण की ही विधि है। ठीक है, उनमें से नशीली पदार्थों का हो चाहे रंग का पृथक्करण हो, इन सब के लिए क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हैं। क्रोमेटोग्राफी एक विश्लेषणात्मक तकनीक है जिसका उपयोग मिश्रण के भीतर घटकों या विलेय को अलग करने के लिए किया जाता है। अगर घटक और विलेय को अलग करना है तो उसके लिए क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो चित्र दे रखा है ये है क्रोमेटोग्राफी का। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी में भी 2-3 विधि होती है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है अपकेंद्रीकरण। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है, एक ऐसी तकनीक है अपकेंद्रीकरण जिसमें मिश्रण को ठोस और भारी कण को तल के नीचे बैठ जाते हैं तथा हल्के कण द्रव के ऊपर तैरने लगते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका ये वाला जो दे रखा है अपकेंद्रीकरण, अक्सर इनका ऐसा मशीन कहाँ देखें आप, याद कीजिए, जब आप रक्त और मूत्र का जांच कराने जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा मशीन देखे होंगे। वहाँ पे क्या करते हैं, डाल के स्लाइड में डाल के ऐसे घुमाता है और इसमें क्या होते हैं, जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जो हल्के कण होते हैं वो ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की विधि का उपयोग किया जाता है रक्त या मूत्र के जांच में अपकेंद्रीकरण का। ठीक है, उसके बाद है फिल्ट्रेशन। ये एक इजी मेथड है जिसमें किसी को छान कर पृथक किया जाता है। तो ये 3 पृथक्करण की विधियाँ थी जो कि यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। ये है आपका क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है, और दूसरा है आपका फिल्ट्रेशन को जैसे कि छान के अलग किया जाता है। यहाँ पे अगर कुछ बालू या फिर कुछ भी फिल्टर पेपर लगा दीजिए और पानी डालिए, गंदा पानी या कुछ भी, तो शुद्ध नीचे आ जाएगा। ठीक है, प्योर होके नीचे आता है। ठीक, और ये है आपका अपकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज का जमाव मनुष्यों में कहाँ होता है। मनुष्य में ये 3 अंग ऑप्शन में दे रखे हैं, किडनी, लीवर, किडनी, स्टोमक यानी आंत, कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लीवर। जो मनुष्य के लीवर होते हैं वो सबसे बड़े ग्रंथि होते हैं जो कि 1.5 kg का होता है। और मनुष्यों के लीवर में ही क्या होते हैं, ग्लूकोज जो कि ग्लाइकोजेन के रूप में जमा होते हैं। क्या होते हैं, ग्लाइकोजेन के रूप में जमा होते हैं। और जब हमें नीड पड़ती है ग्लूकोज की तब ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज बन जाते हैं। और क्या है लीवर के कुछ फैक्ट्स, लीवर में क्या करते हैं, यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अमोनिया को यूरिया में बदल देते हैं। जो अमोनिया होते हैं उसको यूरिया में बदलने का काम कौन करता है, तो लीवर करता है। ठीक है, किडनी में तो फिल्ट्रेशन होता है, किडनी में ब्लड हो वाटर हो इन सब का फिल्ट्रेशन होता है किडनी में। और स्टोमक में डाइजेस्टिव संबंधी प्रक्रियाएं होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नेफ्रॉन में हेनले लूप कहाँ पाया जाता है। ठीक है, अभी जस्ट हमने किडनी की बात करी, किडनी में ही पाया जाता है नेफ्रॉन। ठीक, मनुष्यों में जो किडनी होते हैं वो पेल्विस रीजन के पास पाए जाते हैं। ठीक है, ये मनुष्य है, मनुष्य की ये नाभि है और यहीं पे पेल्विस रीजन के पास पाए जाते हैं किडनी। ठीक है, और किडनी जो पाए जाते हैं इसी में 10 लाख के करीब नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, 10 लाख के करीब नेफ्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए नेफ्रॉन को किडनी का इकाई भी कहते हैं। ठीक, जो नेफ्रॉन होते हैं उसका स्ट्रक्चर सिंपली में बना दूं फिर हम लोग चित्र भी देखेंगे, इस प्रकार का होता है। ये होते हैं आगे वाले भाग,
ये मध्य वाले, और ये होते हैं पीछे का भाग। आइए इनका डायग्राम देखते हैं। ये है नेफ्रॉन का डायग्राम, जो कि किडनी की इकाई होती है। यानी मनुष्य में जो किडनी होते हैं वो पेल्विक रीजन में पाए जाते हैं, पेल्विस रीजन में। जो मनुष्यों का कमर होते हैं वो इसी के आसपास ये पाए जाते हैं, नाभिक के पास, ठीक है। और किडनी में 10 लाख के करीब नेफ्रॉन पाया जाता है, और प्रत्येक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को आप अगर जूम करके माइक्रोस्कोप में देखें तो कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उनमें से जो आगे वाले भाग होते हैं इसी को बोलते हैं आगे वाला भाग, जिसको बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। और इसी बोमेंस कैप्सूल में आर्टेरी का एक गुच्छा जाके बना हुआ होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस कैप्सूल, ठीक। इन्हें क्या बोलते हैं तब, ग्लोमेरुलस। और जो ये इस प्रकार सी टाइप का बना हुआ, यहाँ पे ये सी टाइप का बना हुआ है, इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। और इसमें जो ब्लड है इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस कैप्सूल, ठीक है। अब उसके बाद जो यहाँ पे ये स्टार्टिंग वाला पार्ट है इनको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, ठीक है। अब पूछ देगा कि जो पीसीटी वाले भाग हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बोलिएगा कि जस्ट बोमेंस कैप्सूल के पीछे पाए जाते हैं। जस्ट बोमेंस कैप्सूल, देखिए है ना यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल, उसके पीछे ही ये पाया जा रहा है, तो बोमेंस कैप्सूल के पीछे पाए जाते हैं। और उसके बाद जो लूप ऑफ हेनले हमने कहा, जो ये इस प्रकार का यू टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये देखिए यू टाइप का स्ट्रक्चर, इसी यू टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, यानी इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं डीसीटी, ठीक है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो होते हैं कलेक्टिंग डक्ट के पहले पाए जाते हैं। अब ये है कलेक्टिंग डक्ट, इसी में जो ये पाइप ब्रांचेस निकले हैं इसी में बहुत सारे डीसीटी आके जुड़ जाते हैं, और सारे मूत्र इसी में इकट्ठा होते हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर तब जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। अब यहाँ पे जूम करके हेनले लूप के मैंने दिखाया है, ये है आपका लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले की ये खास बात है, पहली बात तो ये ध्यान कीजिए कि जितने भी नेफ्रॉन होते हैं उसके ऊपर बहुत सारे आर्टेरीज और वेन इस प्रकार लिपटे होते हैं, ठीक है, आर्टेरीज लिपटे होते हैं। जो आर्टेरीज अंदर की ओर जा रहा होता है उसे एफेरेंट क्या बोलते हैं, उसे एफेरेंट आर्टियोल बोलते हैं, और जो बाहर निकलता है आर्टेरी उसे इफेरेंट आर्टियोल बोलते हैं, ठीक है। और यही लिखा हुआ फुल फॉर्म भी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ठीक है, ये है लूप ऑफ हेनले, ठीक। और सब में इसी प्रकार आर्टेरी होता है, क्योंकि पता है ये रीअब्जॉर्प्शन करता है। और ये है लूप ऑफ हेनले। इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सांद्रता लूप ऑफ हेनले ये इस प्रकार जब आ रहा है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और इस प्रकार असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो डिसेंडिंग जो है उसमें सांद्रता बढ़ रही है, देखिए 300, फिर 500, फिर 700, फिर 900। तो ये बात ध्यान लीजिएगा कि ऊपर से नीचे आते टाइम सांद्रता बढ़ती है, नीचे से ऊपर जाते टाइम सांद्रता घटती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मानव का अवशेषी अंग है। मानव में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनका कोई काम नहीं है परंतु अभी भी हमारे शरीर में प्रेजेंट है। ऑप्शन है तो हमारे ऑप्शन में दे रखा है अपेंडिक्स, ठीक है, जो कि बड़ी आंत में लगा होता है, और है पुच्छ कशेरुकी, ठीक है, कशेरुकाएं, जिसका इंग्लिश होता है कॉक्सिस। स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो आप लोग ये देख लीजिएगा, ठीक है। और है तीसरा कान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। क्यों एक से अधिक होगा, क्योंकि अपेंडिक्स तो है ही अवशेषी अंग, पुच्छ कोशिकाएं भी अवशेषी अंग है। क्योंकि मनुष्य जब पहले बंदर हुआ करता था तो उस समय उसके पूंछ हुआ करते थे, लेकिन अभी मनुष्य एक विकसित होमोसेपियन बन चुका है तो अभी उन्हें पूंछ नहीं आते हैं, लेकिन उनमें कॉक्सी कशेरुकाएं अभी भी प्रेजेंट है, जो कि पेल्विक का एक्सरे आप जब देखेंगे कमर की हड्डी का, तो वहाँ पे आप देखेंगे जो बटरफ्लाई टाइप का, वहीं पे एक इस प्रकार की हड्डी एक निकली हुई है जिसका नाम है कॉक्सी, ठीक है। और अपेंडिक्स जो होते हैं, बड़ी आंत जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं, बड़ी आंत में ही इस प्रकार हल्का सा पतला सा निकला हुआ, जिसका कोई काम नहीं है। ये हमें फ़ायदा कुछ भी नहीं कराते, हाँ नुकसान हो जाती है कभी कभी अपेंडिक्स में अगर दर्द उठ जाए तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर एक से अधिक। अब फिर भी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से मानव में जो है कि अवशेषी अंग है, इसे मैं जूम करके दिखा देता हूँ। मनुष्य में अवशेषी अंग ईयर मसल्स हैं, मैंने बताया था ना, कान का पिन्ना ड्रॉस, पॉइंट ऑन द ईयर, उसके बाद आँख के कुछ कुछ भाग। इसमें से आपको इंपॉर्टेंट खाली याद रखना है, कॉक्सी, यही है कॉक्सी, देख रहे हैं कमर के पास जो पुच्छ की हड्डी है। मनुष्य में हेयर का कोई काम है फिर भी वो अवशेषी अंग। ये देखिए अपेंडिक्स, बड़ी आंत में है ना, किस प्रकार लगा हुआ, इस प्रकार है बड़ी आंत, ये बड़ी आंत इसी में है इस प्रकार लगा हुआ अपेंडिक्स। तो
बरियात में हो गया। विजडम टीथ जिसका कोई काम नहीं है फिर भी हमारे में प्रेजेंट होते हैं। मेल के निप्पल कोई काम के नहीं फिर भी प्रेजेंट होते हैं। टॉन्सिल के कोई काम है हमारे में नहीं है फिर भी वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये सभी अवशिष्ट अंक है जो कि मेन था जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी में प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है ऑस्टियोपोरोसिस, कोविड-19, HIV, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। ठीक है, अगर प्लेटलेट्स की कमी की बात करें तो इनमें से कोई भी नहीं है जिसमें प्लेटलेट्स की कमी होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि डेंगू जो होते हैं, डेंगू बीमारी में प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। क्या होती है, डेंगू बीमारी में प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। और इस ऑप्शन में कहीं भी डेंगू नहीं दे रखा है तो कोई नहीं हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी से संबंधित बीमारी है, इसमें हड्डियां जब निर्माण वाली प्रक्रिया होती है वो थोड़ी सी ये हो जाती है, डिफेक्ट हो जाती है और इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। तो हड्डियों से संबंधित ये बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस। कोविड-19 जो है इसका प्रभाव हमारे कंठ और लंग्स पे पड़ता है, कोविड-19 का, जो कि अभी हाल ही में हम लोग इनसे जूझ रहे थे और अभी हम लोग कोवैक्सीन और कोविशील्ड जैसे वैक्सीन ले चुके हैं। और किसी किसी में जो है कि टेंशन है हमें कि हमने कोविशील्ड लगवा लिया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि HIV जो ऑप्शन है HIV जो होते हैं वो रेट्रो नामक वायरस से होते हैं। कौन से वायरस से होते हैं, रेट्रो नामक वायरस में होते हैं। इसमें तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फिजिक्स का, विद्युत चालकता का व्युत्क्रम है। ऑप्शन दे रखा है विद्युत प्रतिरोधकता, प्रतिरोध, वोल्ट, कोई नहीं या एक से अधिक। तो विद्युत चालकता का व्युत्क्रम, अगर आपने कुछ कुछ फॉर्मूला नहीं ध्यान दिया है, NCERT अगर आपने 9th-10th के फॉर्मूले को विशेष रूप से अगर आपने नहीं ध्यान दिया है तो फिर हो सकता है ये ऑप्शन आपको टफ लगे, क्योंकि ये जो बनाया गया है प्रश्न, ये सीधा जो भी फॉर्मूला दिए हुए रहते हैं उसी से डायरेक्ट बना गया। तो विद्युत चालकता का क्या होता है सिंबल, ये होता है सिग्मा। ठीक है, और ये बराबर होते हैं 1/ρ। ठीक है, रो जो होते हैं विद्युत प्रतिरोधकता, प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोध का सिंबल होता है R। तो ये इस प्रकार का मतलब होते हैं कि ये जो होते हैं ये विद्युत चालकता वो क्या है, व्युत्क्रम है किसके, विद्युत प्रतिरोध को। इसी फॉर्मूला को बना दिया गया है यहाँ पे ये प्रश्न की विद्युत चालकता का व्युत्क्रम है क्या, तो विद्युत प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोध का क्या होता है फॉर्मूला, V बराबर होता है IR। ठीक है, V बराबर IR, तो R बराबर हो जाएगा V/I। अगर आपको प्रतिरोध निकालना है तो आपको धारा का मान और वोल्ट का मान पता होना चाहिए, तभी आपको प्रतिरोध का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक अनुभवी मछुआरा पानी में मछली को देख उनसे थोड़ा ऊपर भाला मारता है, क्या कारण है। बहुत ही मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, यानी है तो इजी लेकिन मॉडरेट टू इजी है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन। जब इस प्रकार स्टोरी वाइज प्रश्न देता है तो ज़्यादातर फिजिक्स के ही ऐसे सवाल होते हैं। ठीक है, तो परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन। क्यों अपवर्तन होता है, जैसा कि आपने अपवर्तन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि पानी में डूबा हुआ सिक्का भी उठा प्रतीत होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है, ठीक है, अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है, जो अभिलंब होते हैं इनसे दूर हटते हैं, दूर हटने की वजह से क्या होते हैं, कोई भी चीज़ रहती है यहाँ लेकिन आभास क्या होता है कि वो थोड़ा सा ऊपर है। परावर्तन में तो सीधा आए और लौट गए, परावर्तन वाली घटना ये है ही नहीं। ये क्या है, जब दो माध्यम की बात हो रही है ना, क्योंकि मछुआरा ऊपर है यानी हवा में है, मतलब वायु से देख रहा है पानी के अंदर के जीव को, तो दो माध्यम हो गए, एक तो वायु और एक ये क्या बोलते हैं पानी। लेकिन परावर्तन में एक ही माध्यम होगा। ठीक है, भले किसी चिकनी सतह से टकराकर प्रकाश वापस लौट जाए, इस प्रकार की घटना परावर्तन। तो हम लोग जो देख पाते हैं वो परावर्तन के कारण देख पाते हैं, और जो ये मछली वाली घटना हम लोग देखें वो अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश जब फैल जाता है और रंगों में विभक्त हो जाता है तो इसे ही कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, तो ये था आखिरी प्रश्न। अगर आपको इस तरह की MCQ सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें।